नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ। गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। सत्र के दूसरे दिन माहौल इतना गर्मा गया कि विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के सभी विधायकों को दिन भर के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया है। हालांकि इसके बाद भी कांग्रेस के विधायक सदन के अंदर ही रहे। कार्यवाही फिर से शुरू होने पर उन्होंने दोबारा हंगामा शुरू कर दिया। आपको बता दें कि बजट सत्र के दूसरे दिन माहौल इतना गर्मा गया कि विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के सभी विधायकों को दिन भर के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ है जब कांग्रेसी विधायकों को सदन की कार्यवाही से एक दिन के लिए निलंबित किया गया हो। हालांकि विपक्षी दल के विधायकों ने न सिर्फ सदन में जमकर हंगामा किया, बल्कि कागज के गोले बनाकर पीठ की तरह फेंके। और इससे नाराज विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायकों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया। जो अवहेलना का इन्होंने वो किया था, उस पर निर्णय आया था, सरकार के माध्यम से निर्णय आया था और सब कुछ न्यायालय में चल रहा है। केस को न्यायालय भेज दिया गया है और उसमें बहुत ज्यादा मेरा कुछ भी कहना सही नहीं था। और जिस तरह से जो मुझे रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को मैं पढ़ रही थी और सभी विधायक उग्र हो गए। आपको सदन की गरिमा रखनी चाहिए, कल भी नहीं रखी गई गवर्नर साहब के सामने, और आज भी इस तरह का व्यवहार बिल्कुल अनुचित है। आप बातचीत कर सकते थे, आप मुझसे अलग से आके बातचीत कर सकते थे, लेकिन इस तरह का उग्र व्यवहार क्या प्रदर्शित वो करना चाह रहे थे, क्या दिखाना चाह रहे थे, मुझे नहीं पता है। टेबल तोड़ा गया, आपने हमारी जो रूल बुक है उसको फाड़ा गया, आप टेबल पे चढ़े, आप अध्यक्ष की कुर्सी टेबल पर कूदने को तैयार हैं, हर तरह की भाषा वहां इस्तेमाल हो रही है। तो इस तरह की चीजें सदन में नहीं होनी चाहिए। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि इतने वरिष्ठ विधायक भी इस तरह का वहां पे व्यवहार कर रहे थे और रुके नहीं, ना ही उन्होंने रोकने का प्रयास किया। आप अध्यक्ष की गरिमा नहीं रख रहे थे, तो मुझे बहुत दुख है, लेकिन एक डिसिप्लिन के तौर पे होना चाहिए। इस तरह की चीज नहीं बर्दाश्त की जाए। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जांच की गई माननीय सदस्य के उस पर, जो जसपुर के माननीय विधायक हैं, और उसकी रिपोर्ट को माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी पढ़ रही थी। अगर आपने कोई उसमें प्रतिक्रिया जाहिर करनी थी तो उस रिपोर्ट को पूरे सुन लेते, पूरे पढ़ लेते। बीच में ही प्रकार का व्यवधान करना, मेज पे चढ़ जाना, धक्का मुक्की करना, पीठ की ओर जाना, ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। और मैं अपने मित्रों से कहूँगा कि देखिए, सदन बेसिकली विपक्ष का होता है, हाउस जो होता है, कि उनके ज़्यादा सवालों के जवाब उसमें आते हैं। और इस प्रकार की हरकतें करेंगे तो सदन नहीं चल पाएगा। इसलिए भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो और नियमों के और पीठ के अनुसार जो है सदन चलना चाहिए। संतुष्ट नहीं थे वो ठीक है, आपको विरोध करना आपका अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से विरोध किया गया, मुझे लगता है और टेबलों के ऊपर चढ़ गए और उनका टेबल को तोड़ने की कोशिश करी, हमारे जो गार्ड्स हैं उनके साथ धक्का मुक्की करी गई। तो इस तरीके का परंपरा सदन में नहीं हो, इसका ध्यान सबको रखना चाहिए। और सदन जो है परंपराओं से चलता है, सदन जो है लोगों के माने एक अच्छी निष्ठा से चलना चाहिए। लेकिन कल से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने कल जिस तरीके से गवर्नर जी के अभिभाषण पर भी गो बैक के नारे लगाए, या अंग्रेज़ों के टाइम पे नारे लगे थे गो बैक साइमन गो बैक, और उसको कल सदन के अंदर हमारे आदरणीय गवर्नर साहब के लिए इस तरीके नारे लगाए गए। तो लगातार परंपराओं को तार किया जा रहा है और कांग्रेस जो है मुद्दा विहीन है, सिर्फ सदन में वाहवाही लूटने के लिए और हेडलाइंस बनने के लिए ये सारी कार्रवाई करी जा रही है। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दल कांग्रेस के विधायक विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर गन्ना समर्थन मूल्य को बढ़ाने के साथ ही गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार को किसान विरोधी बताया। गैरसैंण में आयोजित हो रहे विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज कांग्रेसी विधायक प्रतीकात्मक रूप से अपने हाथों में गन्ना यानी ईख लेकर आए हैं गैरसैंण सत्र यानी सदन के बाहर। हमारे साथ इस वक्त प्रीतम सिंह जी जो वरिष्ठ विधायक हैं वो मौजूद हैं। सर, आज आप लोग गन्ना लेकर आए हैं एक विरोध दर्ज कराने, क्या नाराजगी है कांग्रेस की और क्या इल्जाम? देखिए, नाराजगी हमारी नहीं है,
नाराजगी देश के किसान की है, प्रदेश के किसान की है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने कहा था कि 2022 तक जो है हम किसानों की आय दुगना करेंगे। 2022 तो निकल गया, किसान की आय दुगना कहाँ हुई बताए सरकार। और हद तो इस बात की है कि ये पहला ऐसा गन्ना सत्र है जिसमें गन्ने के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है। जो अवशेष भुगतान है उसको नहीं दिया गया है, उस भुगतान नहीं किया गया है। आज आप देख लीजिए जो फर्टिलाइजर है जो गन्ने में इस्तेमाल होते हैं उसके दाम बढ़ रहे हैं, ट्रैक्टर उसके पार्ट्स जो है उसके दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। और तब भी सरकार कह रही है कि हम किसानों को राहत देने का काम कर रहे हैं। आज किसान की स्थिति बहुत दयनीय है और किसानों की आवाज को जो है आज सदन के अंदर कार्यस्थल के माध्यम से कांग्रेस बुलंद करने का काम करेगी। सरकार कह रही है हमने नकल विरोधी सख्त कानून बनाया है, विपक्ष चर्चा करे और इसको मंजूरी मिल चुकी है, इसको पास कराए क्योंकि ये देश का सबसे मजबूत कानून है। क्या वास्तविकता ऐसी है? नहीं, देखिए, सरकार ने जब नकल विरोधी कानून इस प्रदेश के अंदर लाने का काम किया उसके बाद आयोग में परीक्षा हुई, उस परीक्षा में भी जो है प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। तो ये कैसा नकल विरोधी कानून है? आयोग कहता कुछ है, करता कुछ है और लोगों में संशय बरकरार है। तो ऐसे नकल विरोधी कानून को जब हम देखेंगे, हमारे सामने आएगा सदन में, तो हम चर्चा करेंगे। तो आप थे प्रीतम सिंह जी जिन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि यदि सरकार को नकल विरोधी कानून पर इतना विश्वास है तो जनता में इसको क्यों नहीं साबित कर पा रही है। और गन्ना समर्थन मूल्य पहली बार ऐसा होगा कि न बढ़ाया गया और न नया घोषित किया गया। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, गैरसैंण। आज हमने स्थगन लगाया है क्योंकि एक साल में हर चीज के दाम बढ़े हैं, केवल किसान की फसल के दाम नहीं बढ़े। गन्ना एक साल में फसल पैदा तैयार होता है, उसके बाद वो शुगर फैक्ट्री में डाला जाता है। आप ये लगा सकते हैं जो ट्रैक्टर 6,80,000 का एक सोनालिका आता था, आज वो 7,40,000 का है। जो गैस सिलेंडर 927 रुपए का था वो लगभग 1,100 रुपए का सिलेंडर है। जो उर्वरक 1,200 रुपए का था वो आज 1,450 रुपए का है। जब हर चीज के दाम बढ़ा दिए सरकार ने, तो किसान की फसल के दाम क्यों नहीं बढ़ाए? कि सरकार ने कहा था कि हम 2022 तक इसकी आय दुगनी करेंगे किसान की, तो क्या किसान की आय इस तरह दुगनी होगी कि उसके फसल के दाम ना बढ़ाए जाएं? तो ये इस सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। आज हमने स्थगन लगाया है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। बुधवार को सरकार सदन में बजट पेश करेगी। न्यूज 1 इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से खास बातचीत की है। प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि बजट में महिलाओं, युवाओं का अलग से खास ख्याल रखा जाएगा। आज कार्य मंत्रणा की बैठक के बाद कल बजट पेश करने का समय निश्चित होगा। गैरसैंण में आयोजित हो रहे विधानसभा सत्र में आज सत्र की कार्रवाई का दूसरा दिन है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री हैं, आपसे बातचीत करेंगे। सर, आज का प्रमुख रूप से क्या एजेंडा होगा सदन की कार्रवाई में और कल जिस प्रकार से विपक्ष का रुख दिखा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कल माननीय राज्यपाल जी का जो अभिभाषण था उस पर धन्यवाद आज पारित होना है, तो सभी माननीय विधायकगण उस पर अपना विषय रखेंगे, अपनी बातें रखेंगे। साथ में जो प्रमुख एक विषय जो आज आने वाला है वो है नकल अध्यादेश। जिस प्रकार से पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये लाया गया और राज्यपाल जी की मंजूरी मिली और अब उसको कानूनी रूप देना है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ी एक सौगात हमारे प्रदेश के लिए होने जा रही है। और उसमें भी भराड़ीसैंण से ये पार हो रहा है। भराड़ीसैंण पिछली बार हमारी ही सरकार के द्वारा इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। कल हमारे सरकार के द्वारा आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण की विषय में निर्णय लिया गया और आज नकल अध्यादेश पे कानूनी रूप लिया जा रहा है। तो ये इससे बड़ा और ऐतिहासिक बजट सत्र बनने में और क्या देरी हो सकती है। मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय है। आज सदन पारित करेगा, ये विषय पारित करेगा, तो मुझे तो माननीय मुख्यमंत्री जी को और अपने सरकार को बहुत बधाई इस रूप में देनी है कि लगातार अच्छे निर्णय सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। सर, कल बजट सत्र भी, कल बजट आप लोग पेश करेंगे। बजट सत्र में क्या तैयारी है बजट को लेकर और कितने बजे पेश किया जाएगा? भराड़ीसैंण से पेश हो रहा है, तो क्या माना जाए इस बजट में पहाड़ की और मजबूती के लिए कोई नई अवधारणा दिखेगी? देखिए, ये तो समझ लीजिए कि ये जो बजट होगा ये समावेशी बजट होगा। सभी लोगों का इसमें प्रोविज़न उनके लिए किया जा रहा है। कृषि है, हमारे यहाँ महिलाएं हैं जो पहाड़ के लिए जिसके बारे में कहा जाता कि इसी आंदोलन में यदि कोई बहुत बड़ी आधार शक्ति रही तो महिलाएं रही हैं। और युवाओं
है बेरोजगारी पे चोट करने को लेके है, तो ये सारे विषय उस बजट में आने वाले हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि कल जब ये बजट पेश होगा तो जनता का बजट होगा, जनता के लिए बजट होगा। और मुझे कहने में संकोच नहीं है कि लास्ट टाइम भी लोगों ने बहुत सराहना की थी, मुझे लगता है इस बार भी लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। कल कांग्रेस का जो रवैया रहा और आज भी कांग्रेस एक रणनीति के तहत सदन में विरोध करने आ रही है, नियम 310 भी वो लाएगी। क्या लगता है कांग्रेस वास्तव में राज्य सरकार के मुद्दों पर जो विफलताएं रही या जो कमियां रही उन पर चोट कर रही है, या कांग्रेस की एक स्ट्रेटजी है कि उसे विरोध करना है? देखिए, मुझे लगता है कि जो भी मुद्दे वो ला रहे हैं वो सब पिटे पिटाए घिसे घिसाए मुद्दे ला रहे हैं। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, या इसी प्रकार का कानून व्यवस्था है, या जो भी ला रहे हैं, मुझे लगता नहीं कोई नया मुद्दा इनके पास है। और मुद्दाहीन पार्टी हो चुकी है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। जब सारे विषयों पे पिछले विधानसभा सत्र में चर्चा हो गई, अब उन विषयों पे चर्चा करने का क्या औचित्य है? दूसरी बात, कांग्रेस, मुझे ऐसा लगता है कि जिस दौर से गुजर रही है उनको अपने बारे में आकलन करना चाहिए। कल जिस प्रकार से माननीय राज्यपाल जी के उसमें हा हुल्ला किया, ये हमारी परंपरा नहीं है, उत्तराखंड की भी संस्कृति नहीं है। वैल में जाके आप हल्ला कर रहे हैं और एक नारा दे रहे हैं गो बैक राज्यपाल, ये कहाँ की संस्कृति है? और इसी प्रकार से यदि आज भी उनका रवैया आज सत्र की कार्रवाई के दौरान ऐसा होना है, तो आप ये समझिए कि कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितने व्यवस्थाओं में यहाँ पे हम सब जुटे हैं, और उसके बाद आप उस जनता के पैसे को इस तरह से जाया कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। और इनको चाहिए कि वो आएँ, हेल्दी डिबेट करें, जनता के लिए लड़ें, जनता की मुद्दे को लाएं। सरकार उनके हर विषय को, हर मुद्दे पे जवाब देने को तैयार है। आप नाहक हमारे सदन की कार्रवाई को अनावश्यक रूप से उस पर बाधित करने का प्रयास करेंगे तो जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। तो आप थे कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जिन्होंने दो बातें महत्वपूर्ण की हैं कि कल पेश होने वाले बजट में महिलाओं, युवा, बेरोजगारों के लिए एक बड़ी सौगात राज्य सरकार दे सकती है, और दूसरा कांग्रेस को घेरा है कि कांग्रेस सिर्फ विरोध के लिए अपना विरोध दर्ज करा रही है और उसके पास बहुत ठोस मुद्दे नहीं है। सरकार सदन में हर प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया। और गैरसैंण में विधानसभा सत्र की कार्यवाही देखने के लिए कई महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा के साथ विधानसभा भवन पहुंची। पहली बार विधानसभा सत्र की कार्यवाही देखकर महिलाएं काफी उत्साहित नजर आई, और ये महिलाएं अलग अलग स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। इनका कहना है कि सदन के भीतर किस तरह क्षेत्र के विधायक मुद्दों को उठाते हैं, उन तमाम चीजों को वो देखने आई थी। स्वयं सहायता जो संचालित स्वयं सहायता समूह यहाँ पर चल रहे हैं, उसमें उसका नेतृत्व कर रही हूँ IPRP के पद पर। और आज हम भराड़ीसैंण विधानसभा में आए हुए हैं। आए तो हम पहले भी थे सर, लेकिन हमने जो सदन की कार्रवाई देखने का मौका हमें पहली बार मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे खंडूड़ी मैडम जी का, हमारी विधानसभा अध्यक्ष मैडम जी का, कि उन्होंने हमारे लोकल क्षेत्र की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी ये मौका दिया है। और अपने विकासखंड के कर्मचारी अधिकारी वर्ग का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें यहाँ आने का अवसर प्रदान किया है। तो सर बहुत अच्छा लगा है, बहुत खुशी हमें अंदर से हो रही है। और सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की हो रही है कि आज हम महिला आज़ादी की मैडम खंडूड़ी जी वहाँ पर हमारे राज्य का एक कुशल नेतृत्व कर रही हैं, तो सर बहुत प्रेरणा उनसे भी मिली है और कुछ ऐसी नई चीज़ देखने को भी मिली है हमारे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रैणी आपदा के बाद लापता लोगों को खोजने और शवों के अंतिम संस्कार को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पूरे मामले में केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 3 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी। यात्रा में हुआ और 3322 लोग अभी भी लापता हैं, और अंतिम शव मेरी ही रिट पिटीशन पर रिकवर हुए थे आपदा के 8 साल बाद नवंबर 2021 में। तो इन सब बातों को लेके मेरी तीसरी पिटीशन लगी थी। मैंने कहा था कि भाई इसमें तकरीबन 122 लोग अभी भी लापता हैं, और ये खाली भारत के ही नहीं है, इसमें नेपाल के भी हैं और भी एक देश हैं वहाँ से भी हैं। और
अरुणाचल प्रदेश से लेके बांग्लादेश या बंगाल से लेके कई राज्यों के हैं इसमें। उनके शव को ढूंढना और उनका अंतिम संस्कार करना सरकार की जिम्मेदारी है और इनको ढूंढा जाना चाहिए, इनका अंतिम संस्कार होना चाहिए। उस पर भी राज्य सरकार ने को और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के एक्शन के बाद नंदा गौरा योजना में हुए फर्जीवाड़े पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने 193 लोगों के खिलाफ शिकायत दी है, जिसके बाद अपात्र लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल हरिद्वार में अपात्र लोगों को नंदा गौरा योजना का लाभ दिए जाने पर विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने संज्ञान लिया था। रेखा आर्य ने ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए अफसरों को आदेश दिया, जिसके बाद विभाग ने अपने स्तर से भी कार्रवाई शुरू की है। जांच में जो नाम निकलकर सामने आए उन सभी लोगों के खिलाफ मंगलवार को मुकदमा दर्ज किया गया और इन सभी लोगों की आय प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए थे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 12वीं पास करने के बाद छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए नंदा देवी कन्या धन योजना के तहत पैसे दिए जाते हैं। गरीब और पढ़ाई का खर्चा ना उठा पाने वाली छात्राओं के लिए राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया था, लेकिन हरिद्वार में इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा होने के बाद महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग सवालों के घेरे में आ गया था। नंदा गौरा योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत आता है। तो इसमें जो बच्चियां पैदा हुई होती हैं उनके परिवारों को भी पैसा मिलता है और जिन बच्चियों ने 12वीं कक्षा पास की होती है उनको पैसे मिलते हैं। यहाँ पे हमने रैंडमली मैंने खुद ने कुछ आय प्रमाण पत्रों का परीक्षण किया, उसको ऑनलाइन जब वेरीफाई किया तो मुझे ऐसे आय प्रमाण पत्र मिले जिसमें तहसील से निर्गत जो आय प्रमाण पत्र हैं उसमें तो 72,000 से ज़्यादा की आय दिखा रखी है, लेकिन जो आय प्रमाण पत्र उन्होंने लगा रखा है उसमें 72,000 रुपये से कम है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो PDF जनरेट होती है, आजकल डिजिटल प्रमाण पत्र जनरेट होता है, उसमें हेराफेरी इन आवेदकों द्वारा की गई है। 193 ऐसे आय प्रमाण पत्र आए जिसमें फर्जीवाड़ा हमारे को मिला। नंदा गौरा प्रोग्राम ऑफिसर के द्वारा थाना सिडकुल में एक तहरीर दी गई, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया, जिसमें चूंकि नंदा गौरा योजना में आय प्रमाण पत्र के बेसिस पे कुछ बेनिफिट्स, मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए जाने थे बच्चों को, उसमें कुछ परिवारजनों द्वारा इसमें अपना आय प्रमाण पत्र फर्जी पेश किया, जिसके आधार पर उन्होंने इस योजना से लाभान्वित अर्जित किया है। चूंकि इसमें फर्जी प्रमाण पत्र पेश करने की बात थी तो इसके आधार पर 420, 467, 68, 71 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड के काशीपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने देह व्यापार का पर्दाफाश किया है। देह व्यापार का ये धंधा काशीपुर के एक घर में चलाया जा रहा था। टीम ने मौके पर 2 महिलाओं और 4 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस दौरान सेक्स रैकेट को चलाने वाली सरगना मौके से फरार हो गई है। पुलिस सभी आरोपियों को पकड़कर काशीपुर कोतवाली ने ले गई है और आपको बता दें कि रुद्रपुर से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने बाजपुर रोड पर स्थित होटल और माल में भी छापेमारी की है। वहीं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट प्रभारी बसंती आर्य ने बताया कि काशीपुर के एक घर में सेक्स रैकेट चलाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद SOG और काशीपुर पुलिस के सहयोग से छापेमारी की गई। इस दौरान मौके पर 2 युवती और 4 युवकों को हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं टीम को मौके पर से आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद हुई हैं। शाम को हमें मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि टांडा तिराहे के पास एक महिला जो किराए पर रहती है उसके द्वारा वहां पर अवैध देह व्यापार का कार्य किया जा रहा है, जिस पर मुखबिर की सूचना पर जो हमारे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की और जो देह व्यापार अधिनियम की जो हमारे सेल है उधम सिंह नगर सेल, उसके इंस्पेक्टर बसंती आर्या जी हैं, उनके नेतृत्व में हमने एक टीम का गठन किया और उस टीम के द्वारा एक घर से 6 लोग पकड़े गए हैं, जिनमें से 2 महिलाएं हैं और 4 पुरुष हैं। इनके विरुद्ध थाने में कल शाम को रात को FIR हो गई है, जिसमें अनैतिक देह व्यापार से संबंधित धाराएं लगी हुई हैं। सभी को हम लोगों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की विवेचना चल रही है। चंपावत के टनकपुर बनबसा हाईवे किनारे एक बुजुर्ग महिला का शव मिला है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। महिला के परिजनों और स्थानीय लोगों ने हत्या की आशंका जताई है। महिला के नाक, कान और गले के जेवर गायब मिले हैं। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला घर में अकेली रहती थी। उन्हें पति की सेना की पेंशन मिलती थी। उनका बेटा मोहन चंद कालागढ़ में रहते थे। इनका नाम भागीरथी देवी, उम्र करीब 83 साल। ये करीब रात
की पड़ी हुई थी एक गाड़ी पे। तो जैसे मैं दुकान खोली 6 बजे खोली तो एक माली आया हमारे पड़ोसी परमानंद, उन्होंने हमें बताया भैया देखो वहाँ पे कोई पड़ी हुई है। जैसे ये आमा दुकान में गया और जब अपने बाल और कपड़ों से मैंने पहचान की कि यहाँ हुई है। तो उसके बाद मैंने और को मेरे परिवारजनों को बताया कि ऐसे ऐसे चालक में पड़ी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड वन विभाग द्वारा रेंजर के पद पर डिप्टी रेंजर्स को चार्ज देने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए प्रमुख वन संरक्षक को 23 मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर मामले में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 23 मार्च की तारीख नियत की है। आपको बता दें कि दिसंबर 2022 में दाखिल वन क्षेत्राधिकारी संघ की तरफ से उच्च न्यायालय में याचिका में कहा गया था कि रेंजर के पद का चार्ज डिप्टी रेंजर को दिया जा रहा है। इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2017 में निर्णय पारित कर कहा गया था कि रेंजर का चार्ज केवल वन क्षेत्र अधिकारियों को ही दिया जाएगा, लेकिन वर्तमान में वन विभाग और शासन द्वारा इसका उल्लंघन किया जा रहा है। उत्तराखंड का जो वन क्षेत्राधिकारी संघ है उसने यह याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दिसंबर 2022 में दाखिल की थी और यह बात माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराई थी कि वन विभाग में क्या हो रहा है कि जो उप वन क्षेत्राधिकारी है डेप्यूटी फॉरेस्ट रेंजर, उसको रेंज ऑफिसर का चार्ज दे दिया जा रहा है, यानी वो रेंज चला रहे हैं और उपयुक्त रेंज ऑफिसर्स को इस तरीके से चार्ज नहीं दिया जा रहा है। और इस पूरे मामले पर पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय पहले ही एक आदेश पारित कर चुका है 2017 में, जिसमें उसने साफ किया है कि ऐसे कनिष्ठ को वरिष्ठ का चार्ज नहीं दिया जा सकता। वन विभाग में ऐसा हो रहा है, इसका बहुत गंभीर संज्ञान माननीय उच्च न्यायालय ने लिया था और 3 सप्ताह का समय उनको दिसंबर में दिया गया था कि वो हर हाल में अपना जवाब फाइल करें, शासन को भी और जो PCCF हैं वन विभाग के विभागाध्यक्ष हैं उनको भी, परंतु उनके द्वारा कोई जवाब नहीं फाइल किया गया। तो माननीय उच्च न्यायालय ने PCCF को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है और 23 मार्च की डेट लगाई है, जिसमें वो व्यक्तिगत रूप से माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ के सामने प्रस्तुत होकर बताएंगे। वन रैंक वन पेंशन में हो रहे भेदभाव को लेकर पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के बैनर तले पूर्व सैनिकों ने स्थानीय झंडा चौक में एकत्र होकर नारेबाजी की। पूर्व सैनिक रैली निकालकर तहसील परिसर पहुंचे और उप जिलाधिकारी के माध्यम से वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। भारत सरकार के द्वारा वन रैंक वन पेंशन जो अन्य पदों के उसमें बहुत सारी विषमताएं हैं और उन विषमताओं के कारण आज पूर्व सैनिक आंदोलित होकर सड़कों पर आ चुका है और गुहार लगाना चाहता है राष्ट्रपति महोदय से कि हमारी मांगों को सकारात्मक रूप से लेते हुए उनका निराकरण करने की कृपा करें। जिसके आज आप देखते हैं कि हुजूम जो आज यहाँ पे कोटद्वार के रोड पे आज उमड़ पड़ा है, ये वो सैनिक हैं जिन्होंने देश के लिए अपने अमूल्य समय दिया है और आज वो अपनी पेंशन की मांगों के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। मैं सरकार से पुनः आपके माध्यम से गुहार लगाना चाहता हूँ कि वे हमारी मांगों को सकारात्मक रूप से लेकर जो समानताएं जो विषमताएं आपके द्वारा पैदा की हैं उनको दूर करने का कष्ट करेंगे। हम पूर्व सैनिक हैं, हम लोगों का कोई व्यवसाय नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पेंशन है और पेंशन में भी इस तरह से जो OROP-2 का जो भेदभाव किया गया वो विसंगतियों को दूर करने के लिए आज हम लोगों ने एक रैली निकाली थी और सरकार से महामहिम राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना की है कि हमारे जो पेंशन में जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। भारत सरकार के द्वारा वन रैंक वन पेंशन जो अन्य पदों के उसमें। फिलहाल देवभूमि दिन भर में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।